हेलो बच्चों, हाय, गुड मॉर्निंग। सो बच्चों, मैं आपका सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 आपका स्टार्ट कर रहा हूँ और पेपर नंबर 2 है आपका दैट द बिजनेस लॉज एंड द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग। बच्चों, अगर मैं 12th के लेवल तक अगर बात करता हूँ तो जो आपके सीए फाउंडेशन का सिलेबस है उसमें 12th और लेवल तो आता ही आता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल भी आता है। बट इन स्पाइट ऑफ दिस, आप इसके अलावा अगर मैं इसे बात करता हूँ तो लॉ की अगर बात करता हूँ तो लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपने सुना तो होगा लेकिन कभी पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों टेंशन मत लो, इसमें ये जो टॉपिक है बहुत इजी वे से हम पढ़ेंगे और बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी यूज होते हैं। क्लियर बच्चों? तो चलो, तो पहले मैं आपको सब्जेक्ट बताता हूँ। आपका जो सब्जेक्ट है आपका, तो सब्जेक्ट का पूरा नाम जो है आपका दैट द बिजनेस लॉज एंड द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। और ये जो बिजनेस लॉ एंड द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग है बच्चों, ये पूरा 100 मार्क्स का आएगा, लेकिन आउट ऑफ 100 बिजनेस लॉ का जो पोर्शन आपका यहाँ पे जो रखा गया है दैट इज द 60 मार्क्स। तो आपके एग्जाम में 60 मार्क्स कैरी करेगा और जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग है ये 40 मार्क्स आपके कैरी करेगा। और पॉइंट बच्चों, तो इसमें हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, 60 मार्क्स एंड द 40 मार्क्स। 60 मार्क्स में यहां पर टोटल आपको 5 चैप्टर सिर्फ पढ़ने हैं। अरे बहुत इजी है 5 चैप्टर बच्चों, जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। एक लिए 5 चैप्टर बहुत लेंथी है, आपको प्रॉपर वे से यहाँ पर पढ़ना होगा। क्लियर? तो ये 5 चैप्टर के कौन कौन से आएंगे, तो ऑब्वियस यहाँ पे लॉ का ही पोर्शन जो आएगा। क्लियर? आज हम बात करेंगे भी। तो फर्स्ट आपका जो यहाँ पे आएगा दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये ऐसा क्यों बोला जाता है इसके बारे में भी आज मैं डिस्कस करूंगा। सेकंड वन यहाँ पे आपका आएगा दैट इज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। थर्ड हम पढ़ेंगे दैट इज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फोर्थ वन जो आपने थोड़ा बहुत सुना होगा दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013। एंड फिफ्थ वन दैट इज द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एक्ट 2008। और पॉइंट बच्चों, तो ये टोटल आपके इसमें 5 चैप्टर आएंगे जो 60 मार्क्स कैरी करेंगे। क्लियर बच्चों? तो ये हमें सब इसमें पढ़ना है। क्लियर? आज मैं आपको इसमें से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आज स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको बेसिक थोड़ा बहुत पता चलेगा आज। सेकंड जो आता है बच्चों यहाँ पे 40 मार्क्स का आपका क्या क्या आएगा, तो इस 40 मार्क्स में ये जस्ट आपकी क्या है, जैसे आप इंग्लिश, और ये मैं कोई 11th-12th क्लास की इंग्लिश की बात करूंगा वो तो आएगी आएगी, जो आप 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास जो उसमें पढ़ते आ रहे हो वो सब इसके अंदर आपका आएगा। कि जैसे नंबर 1 कम्युनिकेशंस का पार्ट आएगा जो आपने 12th क्लास में रीड किया होगा, सेंटेंस, वर्ब, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस, क्या आर्टिकल राइटिंग, रिज्यूमे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ईमेल कैसे किया जाता है। तो मतलब इस तरह की जो बेसिक चीजें जो आपके आगे प्रैक्टिकल लाइफ में जो होती है, तो इंस्टीट्यूट आपको अभी से ही सिखाना चाहता है और यही सारी चीजों की प्रैक्टिस हम इस सब्जेक्ट में करेंगे, तो जो आपका 40 मार्क्स यहाँ पर कैरी करेगा। तो यार बच्चों, तो ये हमारा पोर्शन 2% चलेगा। एक तो हम 60 मार्क्स के लिए 5 एक्ट पढ़ेंगे एंड नंबर 2 40 मार्क्स में सब कुछ पढ़ा जाएगा। क्लियर बच्चों? तो इसमें ये है आपका सिलेबस कोरा पॉइंट जो पेपर नंबर 2 आपका कैरी करेगा बच्चों। अब इसके बाद बच्चों सबसे पहले मैं जो बात करता हूँ इसमें लॉ के रिगार्डिंग बात करता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि लॉ होता क्या है, व्हाट इज लॉ। अगर लॉ के रिगार्डिंग बात करते हैं तो लॉ होता क्या है। आज तक आपने हिंदी में इसको सुना होगा, तो हिंदी में इसको कहा जाता है दैट इज द कानून, कि जो कानून यहाँ पे फॉलो किया जाता है, जो यहाँ पे इंडिया के अंदर जो बनाया गया है उसको लॉ कहते हैं। लेकिन इंडिया में चीज कैसे बनाई जाती है, तो देखो बच्चों मैं आपको बहुत इजी वे से बता दूं। जैसे जैसे पब्लिक की प्रॉब्लम बढ़ती है,
कभी भी एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम से यहाँ पे कोई लॉ नहीं बनाया जाता, हमेशा पब्लिक की प्रॉब्लम को देखकर ही लॉ बनाया जाता है। तो जो भी पब्लिक की प्रॉब्लम आएगी उस पब्लिक की प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है, और जो हम सोल्व करके उसको स्ट्रिक्टली कहते हैं कि अब आपको हर पर्सन को ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी जो हमने बना दिया है, तो उसी को ही हम लॉ कहते हैं, उसी को हम लॉ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कहीं पे बाइक पर जा रहे हो या गाड़ी में जा रहे हो और सामने रेड लाइट आ जाए, जो रेड लाइट आई है, फिर ग्रीन लाइट, येलो लाइट, तो रेड लाइट आती है तो उसका मतलब क्या होता है कि आपको अपनी गाड़ी या बाइक जो है वो रोकनी पड़ेगी। तो ये रूल सिर्फ आपके लिए नहीं है, जितने भी इंडिया में लोग रहते हैं सबके ऊपर ये एप्लीकेबल आपका होता है। तो ये अपने आप में क्या है, एक लॉ है, एक कानून है, ठीक है। तो इसी तरीके से इंडिया में बहुत सारे एक्ट यहाँ पर बनाए गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक एक्ट सुना होगा, इनकम टैक्स एक्ट। तो वैसे उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी पर्सन इंडिया में रह के इनकम कमाता है उस पर्सन को टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। लेकिन यहाँ पे तो वो भी क्या है, वो भी अपने आप में एक लॉ है कि उस लॉ को वहां पे फॉलो करना पड़ता है बच्चों। तो सेम थिंग, जितनी भी चीजें आप स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते हो तो वो आप अपनी मर्जी से नहीं करते हो, लॉ में, कानून में लिखा गया है, इसी वजह से आप वहां पे फॉलो उसको करते हो। करेक्ट पॉइंट बच्चों। तो इसमें अब अगर मैं इंडिया में बात करता हूं तो इंडिया में लॉ कैसे आया, किस तरीके से बनाया जाता है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो जो बच्चों, इंडिया में अगर कोई भी चीज इंडिया में एप्लीकेबल करनी है तो स्टेप वाइज उसको हम पास करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज सोचा और कल से लॉ एप्लीकेबल हो गया, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो वहां पे प्रॉपर मीटिंग होती है, सारी चीजें होती है, सब पास करेंगे, कुछ स्टेप से होके वो वहां पे पास होगा, तो वो सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। तो याद रखना, जब भी कोई लॉ होता है ना तो सबसे पहले उसको पार्लियामेंट पास करता है, पास बाय पार्लियामेंट। और जब उसको पार्लियामेंट पास कर देता है तो फिर उसको हम पास करते हैं बाय लोकसभा। सबसे जो टफ होता है वो लोकसभा का पोर्शन होता है, क्योंकि इसमें सारी की सारी जितनी भी स्टेट हैं उनके सारे एमएलए एमपी सब यहां पे बैठते हैं और उसको फिर पास करते हैं, ठीक है। और जब ये लोकसभा से पास होता है तो फिर स्टेप नंबर जो 3 में हम लेके जाते हैं, उसको जो पास करवाएंगे वो राज्यसभा से करवाएंगे, पास बाय राज्यसभा। ठीक है यहाँ पे तो 3 हो गए, यहाँ पे सबसे पहले पार्लियामेंट से, देन लोकसभा से, देन राज्यसभा से। अगर राज्यसभा ने भी अपनी कंसेंट दे दी तो उसके बाद जो कंसेंट ली जाएगी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ली जाएगी, कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जब प्रेसिडेंट भी अपनी कंसेंट दे देता है तो इसके बाद ये समझ के चलो कि भाई अब तो एक्ट आने वाला है और अब ये पब्लिक पर लगने वाला है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि उसी एक्ट को हमारे भारत के राजपत्र, हमारा एक भारत का डॉक्यूमेंट है, भारत का राजपत्र, प्रॉपर ऐसे लिखा जाता है। जैसे जैसे आप सीए करते चले जाओगे ना बच्चों तो आपको पता चलता रहेगा कि भारत का राजपत्र कैसा होता है, और मैं आपको ड्यूरिंग द क्लास बीच में दिखाऊंगा भी ऐसा कोई कैसा किस तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर ये बनाया जाता है, ठीक है। तो भारत का राजपत्र, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट। तो एक बार याद रखना, जिस दिन इस लॉ को, इस कानून को कहां पे लिख दिया गया है, भारत के राजपत्र में लिख दिया गया, तो समझ जाओ अब वो चीज पब्लिक पर एप्लीकेबल हो चुकी है और पब्लिक के ऊपर एनफोर्स हो गई है, पब्लिक को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि जब पहले पार्लियामेंट पास कर रहा था, लोकसभा पास कर रहा था, राज्यसभा पास कर रहा था, तो तब तक ये चीज पब्लिक पर एप्लीकेबल नहीं हुई थी। पब्लिक पर एप्लीकेबल कब होती है, जब ये हमारे ऑफिशियल गैजेट में प्रॉपर तरीके से लिख दिया जाता है, तभी ये पब्लिक के ऊपर एप्लीकेबल होती है बच्चों, ठीक है। तो वही यहां पर बता रखा है कि किस तरीके से पब्लिक के ऊपर एप्लीकेबल आपकी होगी, पॉइंट बच्चों, ठीक है। तो दैट्स मीनिंग कि यहां पर अब मैं इसको बोल सकता हूं कि ये एक लॉ बन चुका है, एक कानून बन चुका है। और हमारे इंडिया में जितने भी लॉ आज के टाइम में बने हैं ना बच्चों, तो वो सब इसी के अकॉर्डिंग बने हैं, हर किसी को यही चीज फॉलो करनी पड़ती है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे इसी तरीके से सारे के सारे लॉ वहां पर इंडिया के अंदर बनाए गए हैं, क्लियर पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं फर्स्ट एक्ट की बात करता हूं तो जो आपका फर्स्ट एक्ट है दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
तो ये भी इसी प्रोसीजर से एप्लीकेबल हुआ था, दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है बच्चों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब बच्चों देखो हमें कैसे पता चलेगा कि लॉ बना या नहीं बना, ये पब्लिक पर एनफोर्स होता है नहीं होता है। तो बच्चों इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है वो ये वर्ड होता है, दैट इज द एक्ट। ठीक है, और अगर ये एक्ट वर्ड हो चुका है ना तो समझ जाओ कि वो ऑफिशियल गैजेट में लिखा जा चुका है, वो एनफोर्स हो चुका है, एनफोर्स हो चुका है। और अगर यही वर्ड इससे पहले होता तो क्लियर है यहाँ पे जो मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पे अगर यही वर्ड अगर मुझे लिखना होता, देखो जब ये एनफोर्स हो गया, जब ये ऑफिशियल गैजेट में लिख दिया गया तो यहाँ पे वर्ड क्या लिख दिया गया, दैट इज द एक्ट। लेकिन जब ये इससे पहले प्रोसीजर में होता तो मैं इसको एक्ट नहीं कहता, यहाँ पे इसकी जगह जो वर्ड आता है दैट इज द बिल। आपने पहले सुना होगा, न्यूज में भी था पहले कि जीएसटी बिल आ गया। ठीक है, जब स्टार्टिंग में आ रहा था तो शुरू में वर्ड जो आता था दैट इज जीएसटी बिल आ गया है, लेकिन अब नहीं बोलते, अब क्या बोलते हैं, जीएसटी आ गया है। ऑब्वियस है, क्या क्यों कहा गया ऐसे, क्योंकि अब जीएसटी बिल नहीं रहा, क्योंकि वो एनफोर्स में आ चुका है, सिर्फ बिल वर्ड रिमूव कर दिया गया है और वो एक्ट बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे तो सेम थिंग, यहाँ पे जब तक एनफोर्स रहेगा तब तक आप एक्ट वर्ड यूज करोगे। क्लियर, अगर वो एनफोर्समेंट से पहले वर्ड यूज करना है तो वहां पे हम वर्ड क्या यूज करेंगे, दैट द बिल। ठीक है यहाँ पे, और सेम थिंग अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करता हूं तो ये किस दिन पब्लिक मतलब ऑफिशियल गैजेट में लिखा गया था, पब्लिक के ऊपर एनफोर्स किया गया था, तो याद रखना 1 अक्टूबर 1872, सॉरी 1 सितंबर 1872 को ही लिखा गया था, कि जिस दिन से ये पब्लिक के ऊपर एनफोर्स हो गया था, पब्लिक को फॉलो करना पड़ा था। ठीक है यहाँ पे, तो 1 सितंबर 1872 से ये चीज एप्लीकेबल हुई थी। क्लियर बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों में आपको ये तो था हमारे लॉ का बेसिक कि लॉ कैसे बनता है, तो पब्लिक के ऊपर कब से एनफोर्स होगा, कानून कैसे बना है, तो ये कानून कैसे बना, तो उसमें कैसे पता चलेगा कि वो एक्ट बन गया है, तो कानून बन चुका है, लॉ बन चुका है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन इज दिस कि लॉ को पढ़ा कैसे जाता है, रीड कैसे किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सेकंड जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, हाउ टू रीड लॉ। इंडिया में लॉ कैसे पढ़ा जाता है, कानून कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है बच्चों, चलो इसके ऊपर बात करते हैं कि इंडिया में लॉ को कैसे हम रीड करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपके जो फर्स्ट एक्ट का नाम लिखा, जो फर्स्ट लॉ का नाम लिखा है दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट वन इज दिस, दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखो बच्चों मुझे भी इसको कैसे रीड करना है, देखो यहाँ पे याद रखना, किसी भी एक्ट को देख कर ना आप पहले से ही एस्टिमेट लगा सकते हो कि इस एक्ट में किस चीज के रिगार्डिंग बात की गई होगी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, आप कोई भी एक्ट लोगे ना तो उसको हमेशा 3% डिवाइड कर दो। फर्स्ट वन जो उसका ईयर है, सेकंड वन दैट इज द एक्ट, एंड थर्ड वन इस एक्ट से पहले जितने भी वर्ड दिए होंगे वो अलग से हम ले लेंगे। तो मैंने इसको 3% डिवाइड कर दिया है, 1872 एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें अगर मैं ये ईयर की बात करता हूं तो ये हमेशा याद रखना, ये ईयर क्या शो करता है, ये ईयर शो करता है कि ये एक्ट कब से एनफोर्स हुआ था, दैट इज द ईयर ऑफ एनफोर्समेंट। क्लियर यहाँ पर, तो ये हमेशा क्या शो करेगा, ईयर ऑफ एनफोर्समेंट, कि ये एक्ट कब से एप्लीकेबल हुआ है, किस ईयर से हुआ है। डेट नहीं बताएगा, ईयर बताएगा सिर्फ, ये जो इसमें आएगा। ठीक है, सेकंड वन एक्ट, ये मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं। एक्ट अपने आप में क्या शो करता है कि ये पब्लिक के लिए एनफोर्स हो चुका है, ऑलरेडी एनफोर्स्ड। अगर ये एनफोर्स नहीं होता तो इसकी जगह वर्ड क्या आता, दैट द बिल। ठीक है, तो ये ऑलरेडी एनफोर्स हो चुका है, ये चीज शो कर रहा है। और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है ये हमेशा क्या शो करता है कि जो ये एक्ट बनाया गया है, जो पब्लिक के लिए बनाया गया है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो नाम से वो चल रहा है कि इस एक्ट में हम किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के अंदर होंगे उसकी रिगार्डिंग इस चैप्टर में बता रखा है कि वहां पे आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ती है। तो जो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया, तो इसी चीज के रिगार्डिंग इस एक्ट में बात की गई है। ठीक है यहाँ पे, तो कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया क्या होता है भी हम पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आज।
ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको जब भी कोई एक्ट आप पढ़ोगे ना तो यही चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी और आपको उसके एक्ट के नाम से पता चल जाना चाहिए कि उस एक्ट का पर्पस क्या वहां पे फॉलो किया गया है। ठीक है, अब सेम थिंग अगर मैं देखता हूँ ना जो आपके बाकी एक्ट थे, जैसे सेकंड एक्ट था आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो सेम थिंग 1930, तो 1930 में एनफोर्स हुआ था। एक्ट वर्ड है तो एनफोर्स हो चुका है। और सेल ऑफ गुड्स तो वैसे किस चीज की बात की गई होगी, गुड्स को सेल करने की बातें की गई होगी इसके अंदर। सेम थिंग 1932 एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप, 2013 एक्ट और कंपनीज, 2008 एक्ट और एलएलपी। क्लियर बच्चों, बहुत इजी था ना। तो इसमें बस याद रखना जब भी आप कोई एक्ट देखोगे ना तो उससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस एक्ट में हम किस चीज के रिगार्डिंग बात करेंगे। अगर मैं फर्स्ट एक्ट की बात कर रहा हूं ना, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट के अलावा किसी भी एक अलग वर्ड को नहीं लिया गया, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को ही वहां पे प्रॉपर वे से डिफाइन किया गया है। वो हम इसके अंदर बहुत डिटेल में पढ़े वाले बच्चों यहाँ पे। ठीक है बच्चों, चलो आओ, ये तो था फर्स्ट वन की एक्ट को कैसे पढ़ते हैं। सेकंड आ रहा है कि एक्ट के अंदर कैसे लिखा होता है, किस तरीके से आप उस एक्ट को पढ़ोगे। देखो बच्चों, जब तक हम बेसिक नहीं सीखेंगे ना तब तक आप पूरे लॉ को नहीं समझ पाओगे। मैं जब लॉ पढ़ाऊंगा तो बीच बीच में वर्ड यूज करता रहूंगा तो आप कहोगे सर ये क्या होता है वो क्या होता है। तो बेटर है कि सबसे पहले हम फर्स्ट क्लास में उसका बेसिक समझेंगे और फिर हम अपना टॉपिक भी साइड बाय साइड स्टार्ट यहाँ पर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट वन एक्ट का आपको पता चलेगा। सेकंड आता है कि लॉ को कैसे पढ़ा, कैसे लॉ के अंदर लिखा गया है, किस तरीके से लॉ को रीड किया जाता है अंदर, जो उसका इंटरनल पार्ट होता है। तो देखो बच्चों, अगर मैं आपको एक प्रोजेक्ट देता हूँ कि भाई आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर एक असाइनमेंट लिखना है, ठीक है, एक असाइनमेंट अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाते हो, तो इसमें आप क्या लिखते हो, सेंटर में आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखते हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, और जब इसमें आपको लिखना होता है तो आप वहीं पे कैसे लिखते हो, स्टार्ट में दैट इज द पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, है ना। अब मुझे 3 के अंदर लिखना है तो आप कैसे लिखते हैं, यहाँ पर 3 का पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, है ना। अब बी के अंदर भी लिखना है तो कैसे लिखते हो, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, ऐसे लिखते हो ना यहाँ पे बच्चों जब कोई असाइनमेंट आप लिखते हो। और बी सी के अंदर लिखना है तो दैट इज द पॉइंट नंबर 1, 2, मतलब एक अलग अलग हम पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, बुलेट अलग लेते हैं, जिससे कि हमें ये चीज डिफरेंस रहे कि हम कैसे लिख रहे हैं। अब कोई भी ना ये चीज देख के बता सकता है कि जैसे यहाँ पे अगर मैं 3 पॉइंट की बात करता हूँ तो ये थर्ड पॉइंट किस में लिखा गया है, सी में लिखा गया, सी किस में लिखा गया, बी में लिखा गया, बी कहाँ पे लिखा गया, थर्ड में लिखा गया, थर्ड कहाँ लिखा गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा गया है। तो अगर मैं लॉ की अगर रिगार्डिंग बात करता हूँ बच्चों तो वो भी सेम थिंग ऐसे ही लिखा होता है कि जैसे पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, अब 4 के अंदर फिर ए बी सी डी, फिर डी के अंदर 1, 2, 3, क्लियर पॉइंट यहाँ पर। तो इस तरीके से स्टोरी वहां पे इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है बच्चों। ठीक है, लेकिन वहां पर ना बच्चों हम लो में इसको पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 पॉइंट वर्ड नहीं लेते हैं, इनको यहाँ पे क्या कहा जाता है, इसको मैंने कह दिया क्या बोलते हैं, इसको एक्ट बोलते हैं। एक्ट बोल लो बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। इसमें ये जो आपने लिखा है पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, तो मैं इसको पॉइंट नंबर 1 की जगह वर्ड क्या बोलूंगा, दैट इज द सेक्शन। सेक्शन हिंदी में जिसको आप बोलते हैं धारा, कहते हैं ना, जैसे धारा 144 हो गई है, 144 बोल सकते हो, या फिर और कोई धारा लगाते हैं। तो इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्शन। हमें इंग्लिश में रीड करना है तो दैट इज द सेक्शन। तो आगे से हम इसको पॉइंट नंबर 1 नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ये सब यहाँ पे बोला जाएगा। फिर सेक्शन 3 के अंदर जैसे लिखा गया है तो इसको हम बोलेंगे दैट इज द सब सेक्शन। सब सेक्शन, सब सेक्शंस के अंदर आप लिखते हो, जैसे मैंने सब सेक्शन बी में लिखा, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे दैट इज द क्लॉज। क्लियर। और जब क्लॉज के अंदर हम लिखते हैं तो दैट इज द सब क्लॉज। इसके आगे भी होता है लेकिन वो अभी नहीं सीखना है आपको, वो आपका नेक्स्ट लेवल सीए इंटर में आपका आएगा बच्चों। ठीक है, अभी आपको सिर्फ 4 लेवल सीखने हैं कि किस तरीके से लिखा जाता है। तो सेक्शन, सब सेक्शन, क्लोज एंड सब क्लोज। ठीक है, यहाँ पे तो सबसे पहले एक्ट, एक्ट के अंदर सेक्शन, सेक्शन के अंदर सब सेक्शन, सब सेक्शन के अंदर क्लोज, क्लोज के अंदर सब क्लोज। ठीक है, अब मुझे ये सब क्लोज 3 लिखना है तो वो कैसे लिखा जाएगा इसके अंदर, तो देखो बच्चों, तो इसको लिखने का कैसे पता चलेगा, 3 में मैंने बी में, सी में थर्ड पॉइंट लिखा, क्लियर पेन यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 3 लिखा है मैंने, दिस इज द सेक्शन,
this is subsection, this is clause and this is subclause। ठीक है बच्चों, तो सेक्शन, सबसेक्शन, क्लोज एंड सब क्लोज, तो ये चीज यहां पर आपको डिफाइन की गई है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर। चलिए आगे हम गॉट द पॉइंट। चलो जी, अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या होगा। अब इसके बाद बच्चों हम एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे आपको चीज समझ में आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं सेक्शन 1D, टेंशन मत लेना कि इसमें सर सब क्लोज कहां गया, जरूरी नहीं है कि सब क्लोज होगा। ठीक है, तो इसमें इसको कैसे बोलेंगे, दिस इज योर सेक्शन, दिस इज योर सब सेक्शन, दिस इज क्लॉज, बस इतना ही दिया गया है। तो इसको कैसे बोलेंगे हम, सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 क्लोज डी, इजी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पढ़ा जाता है। अगर मैं इसमें सेकंड यहाँ पे लेता हूं सेक्शन 2(1)(a), अब इसको हम कैसे रीड करेंगे, तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली जो पॉइंट आपको आता है ना, और ये सिर्फ याद रखना बच्चों, मैं सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए नहीं बता रहा हूँ, पूरे इंडिया में जितने भी लॉ है सबके लिए इक्वल यहाँ पे बता रहा हूँ कि इंडिया में कोई भी लॉ आप फॉलो करोगे तो ये चीज आपको फॉलो करनी है। सबके साथ जनरली क्या आता है, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लोज एंड सब क्लोज आता है। सेक्शन, सबसेक्शन, क्लोज एंड सब क्लोज। लेकिन अकेला सेक्शन 2 ऐसा होता है जिसमें सब सेक्शन नहीं आता। क्या नहीं आता बच्चों, इसमें सब सेक्शन कभी नहीं आएगा। तो इसमें ये जो सेक्शन लिखा गया है तो ये क्या है, ये तो सेक्शन है, बट इसमें कभी भी सेक्शन 2 में सब सेक्शन नहीं आएगा। इसमें डायरेक्ट आपका क्या आएगा, दैट इज द क्लोज और देन सब क्लोज। तो बाकी सबके साथ आप सेक्शन, सबसेक्शन, क्लोज और सब क्लोज पढ़ोगे, लेकिन सेक्शन 2 में हमेशा क्या बोलोगे, सेक्शन, क्लोज एंड सब क्लोज। और बच्चों इसके पीछे रीजन बताता हूँ आपको, रीजन क्या है, आपके माइंड में आ रहा होगा सर इसके पीछे रीजन क्या है ना, यही आ रहा था क्वेश्चन। चलो बता देता हूँ इसके पीछे रीजन क्या रहेगा बच्चों। तो इसके पीछे बच्चों रीजन यही है कि सेक्शन 2 में हमेशा डेफिनेशन बताता है। अब जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 था, तो आपके माइंड में क्या आएगा, अगर मैं आपको डायरेक्ट कहता कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो आपके माइंड में आएगा सर कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, तो दैट्स को उसको क्या बोलते हैं, डेफिनेशन। तो ऐसी कुछ डेफिनेशन जनरली हर एक एक्ट में कहां पे डिफाइन की जाती है, सेक्शन नंबर 2 में डिफाइन की जाती है। और उसको एक अलग से एक बेसलाइन देने के लिए जो बेसिक होता है उसको उन्होंने वहां से सब सेक्शन रिमूव कर दिया और उसको डायरेक्ट क्या बोला, सेक्शन, क्लोज एंड सब क्लोज। क्लियर मिनटो बच्चों, ठीक है। तो ये जनरली आपका डेफिनेशन क्लोज होता है जिसमें ज्यादातर डेफिनेशन ही डिफाइन की जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये था बेसिक कि भाई लॉ को कैसे रीड किया जाएगा। तो वैसे एक्ट के अंदर सेक्शन, सेक्शन के अंदर सब सेक्शन, फिर देन क्लोज, देन सब क्लोज। लेकिन अगर सेक्शन 2 है तो देन सेक्शन, क्लोज एंड सब क्लोज उसके अंदर आपका आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मैं अगर बच्चों इसी अकॉर्डिंग बात करता हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो इसमें भी आपके बहुत सारे सेक्शन, सब सेक्शन, क्लोज और सब क्लोज लिखे होंगे। बच्चों आपको सब सेक्शन, क्लोज ये सब याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे तो फिर पता नहीं क्या क्या याद करोगे आप। इसमें मेन हम जो याद करेंगे वो याद करेंगे सेक्शन। तो देखो बच्चों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो टोटल सेक्शन यहां पे लिखे गए हैं दैट इज 266 सेक्शंस। छोटा एक्ट नहीं है, बहुत बड़ा एक्ट था ये, 266 सेक्शंस। तो मैं ये था वर्ड क्यों बोल रहा हूं, तो ध्यान सुनो बच्चों, यहाँ पे सेक्शंस में ये मैं कब की बात कर रहा हूं, जिस दिन ये एक्ट एनफोर्समेंट में आया था दैट इज द 1 सितंबर 1872 को। ठीक है बच्चों, और दूसरी चीज याद रखना बच्चों कि जब भी एक्ट आता है ना तो वो हर जगह अप्लाई नहीं होता, डिपेंड करता है कि पूरे इंडिया में अप्लाई करना है नहीं करना है। तो ये जो एक्ट आपका लगता है ना, मतलब वैसे तो पूरे इंडिया में लगता है बट एक स्टेट में नहीं लगता और वो है जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो J&K में ये अप्लाई नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप J&K में एक्ट अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट वहां पर करोगे तो वो चीज अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, बाकी पूरे इंडिया में ये सेक्शन जो होते हैं वो एप्लीकेबल आपके होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने इसमें क्या कहा, 266 सेक्शंस यहाँ पर
इंडिया में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बनाए गए, और ये कब बनाए गए? 1 सितंबर 1872 को लिखे गए। ठीक है, यहाँ पे अब प्रेजेंट सिचुएशन अलग है, बताऊंगा अभी इसके ऊपर। मैं आपको पहले 266 सेक्शंस को अलग से बता रहा हूँ कि इसको कैसे, किसमें क्या क्या डिफाइन किया गया है बच्चों। तो इस 266 सेक्शंस को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। तो फर्स्ट पोर्शन में ले रहा हूं, दैट इज आउट ऑफ 266 1 to 75 सेक्शंस। सेकंड में ले लेते हैं 76 to 123, थर्ड वन 124 to 238 एंड लास्ट वन 239 to 266। ठीक है, यहाँ पे तो इसको मैंने अलग अलग पोर्शन डिवाइड कर लिया कि किसमें 4 पार्ट्स में टोटल सेक्शंस को डिवाइड कर लिया, 1 to 75, 76 to 123, 124 to 238 एंड 239 to 266। ठीक है, आप सोच रहे हो बच्चों याद कैसे होगा? तो याद होगा बच्चों, डोंट वेरी। आज तो फर्स्ट क्लास है अभी लोग की, तो पहली क्लास में कोई समझ में आएगा, तो धीरे धीरे बेस आपका इंक्रीज होता चला जाएगा और आपको सेक्शन ऑटोमेटिकली आपको याद होंगे बच्चों। ठीक है, तो 1 to 75 में बच्चों क्या डिफाइन किया गया? इसमें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिफाइन किया गया है कि जनरली जब आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो इस 1 to 75 में हम क्या रीड करने वाले हैं? दैट इज द जर्नल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है बच्चों, 76 to 123 में बच्चों जो डिफाइन किया गया कि सेल ऑफ गुड्स, तो कोई गुड्स को सेल करता है तो कैसे किया जाएगा? तो ये 76 to 123 में डिफाइन किया गया था। क्लियर? 124 to 238 में डिफाइन किया गया, दैट इज द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, और 239 to 266 में डिफाइन किया गया, दैट इज द पार्टनरशिप। तो ये था पोर्शन जो 266 सेक्शन जिसमें क्या क्या डिफाइन किया गया था वो मैंने आपको बताया बच्चों। अब करंट सिचुएशन की बात करते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है। तो बच्चों इसमें अभी फर्स्ट पोर्शन अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हम पहले दूसरे पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट सेकंड में ले रहा हूँ यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स, आज के टाइम में याद रखना प्रेजेंटली ये चीज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिमूव हो चुकी है, और इसको रिमूव किया गया था 1 जुलाई 1930 को, 1930 को। और इसको रिमूव करके हमने क्या किया, इतने सेक्शन उठाए और इसको एक अलग से एक्ट बना दिया स्टार्टिंग से फ्रेश। ठीक है, और उस एक्ट का नाम रखा दैट इज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। याद है ना वो क्या था? वो 1930। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेम थिंग बच्चों, पार्टनरशिप, इसको भी रिमूव कर दिया गया और इसको रिमूव किया गया 1 अक्टूबर 1932 को। और सेम थिंग इसका भी एक अलग से एक्ट यहाँ पे बना दिया गया, दैट इज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो यहाँ पे बना दिया गया। तो देखो कितना, मतलब एक्ट में से कितने सारे सेक्शन यहाँ पे रिमूव कर दिए गए। ठीक है, यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स हटा दिया गया, पार्टनरशिप हटा दिया गया और इनको एक अलग से एक्ट बना दिया। अब बच्चे इसमें बच्चों दो पोर्शन, दैट इज जनरल कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, इनकी भी बातें कर लेते हैं। तो बच्चों जनरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे क्या क्या एलिमेंट यहां पर चाहिए, बेसिक एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो आपको सेक्शन नंबर 1 to 75 में इन्होंने डिफाइन किया। ठीक है यहाँ पे, और यही पोर्शन आपको सीए फाउंडेशन में भी करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको देखो सीए फाउंडेशन में क्या क्या है बच्चों। एक तो आपका सीए फाउंडेशन में ये आएगा, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आएगा और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपको यहाँ पे आएगा, है ना बच्चों। लेकिन आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसमें दो पोर्शन आपके आते हैं, जनरल कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, बट ये दोनों के दोनों आपको सीए फाउंडेशन में नहीं करवाए जाते। इसमें सिर्फ आपको जो भी कराया जाता है वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट आपको कराया जाता है। तो इसका मतलब जो मैंने फर्स्ट चैप्टर आपका लिखा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो उसमें पूरा नहीं था वो एक्चुअल में सिर्फ आपको 1 to 75 सेक्शन ही आपको डिफाइन करता है बच्चों। ठीक है, अब इसमें जो सेकंड पोर्शन है आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, ये अभी नहीं आएगा, ये आपका नेक्स्ट लेवल सीए इंटर में आपका आएगा। ठीक है, यहाँ पे सी एंटर में। फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में बच्चों उन्होंने पता क्या है, 5 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट को बस अलग कर दिया, उसको बस प्रेफरेंस दे दी कि इनको 5 तरह कॉन्ट्रैक्ट है और उनको आगे से स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा बस।
ठीक है यहाँ पे। तो जब आप इसे एंटर पढ़ोगे ना तो 5 तरह के कॉन्ट्रैक्ट आपके आएंगे। तो ये 5 तरह के कॉन्ट्रैक्ट कौन से आएंगे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नाम, बस नाम लिख रहा हूँ, डिटेल आपको अभी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट इज द फर्स्ट वन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सेकेंड वन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। थर्ड वन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। फोर्थ वन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। फिफ्थ वन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपके सीए इंटर में आती है, जो 5 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का पूरा ऑपरेशन कर दिया है कि किसमें क्या क्या चीज आपको पढ़नी है। तो 266 सेक्शंस इसमें डिफाइन किए गए हैं बच्चों, तो जिसमें 1 to 75 सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों आप स्क्रीन रोक के, ठीक है, पॉज करके इसको कॉपी पे आपको लिखना है, सारा कुछ आपको नोट करना है बच्चों। ये कोई भी चीज छुपनी नहीं चाहिए, सारी की सारी आपको नोट करनी है बच्चों यहाँ पे। तो दैट इज द जनरल कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, इंडियन पार्टनरशिप, तो ये सब आपके इसमें बताया गया बच्चों। ठीक है, तो अब इसके बाद अब यहां से हम अपना स्टार्ट करते हैं, दैट इज द जनरल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में लिया गया है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लिया बच्चों मैंने, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में आपका क्या आएगा। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तो किस चीज की बात की गई थी, कॉन्ट्रैक्ट की। तो हमें सबसे पहले यहां पे रीड करना है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने सुना होगा, आज तक वर्ड सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो है, ये चीज कर रहा है, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कई बच्चे इसको कहेंगे, अगर आप मायने भी रखोगे तो कुछ बच्चों जो मुझे आज तक आज के आंसर जो मिले हैं कि सर डील बोलते हैं, उसको डील करते हैं किसी से। ठीक है, या किसी के पास जाके हम कह रहे हैं कि प्लीज इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट डील जैसे वर्ड आप लेते हो वहां पे, या आप बोलते हो कि सर उसको हम कई बार एग्रीमेंट बोल देते हैं। और अगर हम एग्रीमेंट बोलते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फिर क्यों बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या हुआ। बच्चों इसको डील, एग्रीमेंट ऐसे वर्ड भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉपर बेसिक मीनिंग वहां पे दिया जाता है, तो वो आपको सीखना है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। और मैं डायरेक्ट आपको डेफिनेशन नहीं कराऊंगा, आपको कुछ एग्जाम्पल लेके यहाँ पे कर रहा हूँ, जिससे आपको ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी बच्चों। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं कि इसमें कुछ एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, उसका आंसर जनरली देना। ठीक है बच्चों, कि उसमें क्या होगा। एक चीज बच्चों, अगर मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं और आपको लगता है कि सर हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो फिर तो उसका आंसर आएगा, जो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूंगा उसमें यस का आंसर आएगा कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट है और सर वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लूंगा तो बहुत ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर 1, दो दोस्त हैं, एक का नाम है दैट इज द रोहित, दूसरा पर्सन है दैट इज द मोहित। ठीक है बच्चों, तो रोहित और मोहित ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। अब यहाँ पे पता है क्या होता है, रोहित मोहित से कहता है कि मैं तुम्हें ऑफर देता हूं डिनर का, कि क्या तुम मेरे घर डिनर करने आओगे। तो इसने एक ऑफर दी रोहित ने मोहित को कि क्या डिनर करने आओगे। मोहित कहता है जरूर आएंगे, और उसने रोहित की ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब रोहित खुश हो गया कि उसका दोस्त आएगा, कि ठीक है जी। तो उस केस में रोहित ने कुछ एक्सपेंस किया और डिनर की पूरी तैयारी कर दी है, उसका मान लो एक्सपेंस हो गया 5000 रुपीज का। बाद में क्या होता है, ये जो जब रोहित है तो वो मोहित को कॉल करता है कि तुम अभी तक क्यों नहीं आए। तो मोहित कहता है सॉरी यार मैं नहीं आ पाऊंगा। तो एक बार तो एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद उसने आने से मना कर दिया, जिस दिन आना उसने मना कर दिया। अब रोहित को गुस्सा उठता है, वो कहता है कि यार पहले बताता तो मेरा ही खर्चा नहीं होता, तूने अभी बता दिया। तो क्वेश्चन इज दिस, रोहित ना उससे 5000 रुपीज रिकवर करना चाहता है, तो क्या वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है या नहीं कर सकता। कैन शू, एक वर्ड ले रहा हूँ शू का मतलब होता है केस फाइल करना, फाइल केस इन कोर्ट। हाँ जी बताओ इसका आंसर कि क्या वो केस फाइल कर सकता है आपके अकॉर्डिंग या नहीं कर सकता। अभी माइंड में सोच लो, अभी मैं इसका आंसर भी आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज आपके आएंगी। ठीक है, अभी मैं इसका आंसर आपको नहीं बता रहा हूं, तभी सर मैंने लिख दिया।
अभी मुझे चेक करना है कि ऑब्वियस है, मैंने क्या बोला था, अगर ये कॉन्टैक्ट होगा फिर तो आंसर आएगा कि हाँ कर सकता है, अगर ये कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो आंसर क्या आएगा कि वो केस फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 2 आपको यहाँ पे लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में ले रहा हूँ यहाँ पे एक पर्सन है सोनू। ठीक है, सोनू, और उसका एक फ्रेंड है मोनू। अब ये जो सोनू है ये इसके पास एक कार है। ठीक है, यहाँ पे इसके पास एक कार है और ये क्या कर रहा है, तो सोनू मोनू को एक ऑफर देता है। और क्या ऑफर वो दे रहा है यहाँ पर कि विल यू परचेज माई कार एट ₹5 लाख। क्या आप ये गाड़ी मेरी 5 लाख रुपए में खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? तो मोनू कहता है कि ठीक है जी, आई एक्सेप्ट योर ऑफर। मोनू ने हाँ कर दी कि ठीक है जी मैं ले लूंगा। और जब मोनू, ध्यान सुना पॉइंट, जब मोनू उसके पास 5 लाख रुपए लेके गया तो सोनू ने गाड़ी देने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि मैं तो मजाक कर रहा था भाई, मैं नहीं कोई गाड़ी देने वाला। उसने मना कर दिया। अब मोनू कहता है कि भाई मैं तो बाहर से कहीं से लोन लेके ये पैसे लेके आया था, अब तूने मना कर दिया तो मेरा तो लॉस हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन इज दिस, क्या मोनू केस फाइल कर सकता है या नहीं कर सकता? कैन शो इन कोर्ट। अगेन आंसर माइंड में सोच लो भी, यस या नो। तो सेम थिंग, कॉन्टेक्ट होगा तो यस आ जाएगा और अगर कॉन्टेक्ट नहीं है आपके अकॉर्डिंग तो इसका आंसर नो आएगा। तो चलो बच्चों देखते हैं कि इसके आंसर यस आना है नो आना है, तो दोनों ही केस में चलते हैं। स्टोरी आपको समझ में आ गई? तो बच्चों मैं यहाँ पे ना सिर्फ 4 थिंग लूंगा, सिर्फ 4 चीजें। अगर वो 4 चीजें फॉलो होती है तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा, वो एक कॉन्टेक्ट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वो बहुत ध्यान देखना है कि वो 4 थिंग कौन कौन सी यहाँ पर आएंगी जिसकी वजह से वो कॉन्टेक्ट बन जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको भी चेक करके बताना है कि क्या वो 4 थिंग उसमें थी या नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे तो हम 4 थिंग यहाँ पर अब लेकर चलेंगे। ठीक है बच्चों, और इसमें फर्स्ट थिंग जो हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं दैट इज ऑफर। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है जो हम चेक करेंगे दैट इज द ऑफर, कि ऑफर थी या नहीं थी। चेक करके बताओ। फर्स्ट वन में यस थी, रोहित ने मोहित को ऑफर दी थी। इसमें भी सोनू ने मोनू को ऑफर दी थी, यस कवर्ड है। हाँ जी, सेकंड वन कि क्या इस ऑफर को एक्सेप्ट किया गया था? ठीक है, यहाँ पे यस एक्सेप्ट किया था, इसमें भी एक्सेप्ट किया था। फर्स्ट केस में मोहित ने किया था एक्सेप्ट कि हाँ मैं आऊंगा, डिनर करूंगा, और सेकंड केस में मोनू ने एक्सेप्ट किया था कि ठीक है मैं आपकी गाड़ी 5 लाख रुपए में ले लूंगा। तो ये 2 चीज तो पूरी थी। तो बच्चों पहले तो एक चीज यहाँ पे सीख लेना, मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 स्टेप लिए हैं। पहला स्टेप लिया है ऑफर और दूसरा स्टेप मैंने लिया है दैट इज द एक्सेप्टेंस। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 चीज मैंने यहाँ पे लिए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो याद रखना ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जो मिलके आपका बनता है दैट इज योर एग्रीमेंट। एग्रीमेंट सिर्फ 2 चीजें मिला के मैंने बोला। अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नहीं बताया आपको, अभी सिर्फ ये जो एग्रीमेंट वर्ड आपने लिखवाया था, तो इस एग्रीमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बताया है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस जब मिल जाएगा ना तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा, दैट इज द एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे फिर थर्ड पॉइंट जो हम सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखेंगे दैट इज द कंसीडरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देखा जाएगा दैट इज द कंसीडरेशन। ठीक है, यहाँ पे अब कंसीडरेशन क्या होता है बच्चों, तो बहुत ध्यान सुनना। कंसीडरेशन का मतलब होता है दैट इज द समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न। अब बच्चों समथिंग इन रिटर्न क्या होता है, मुझे पता है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें 2 पार्टी तो कम से कम होंगी। ठीक है, अब जो 2 पार्टी में यहाँ पे ले रहा हूं तो याद रखना अगर एक पार्टी को हम अगर कुछ दे रहे हैं तो वहां पे दूसरी पार्टी की तरफ से भी कुछ ना कुछ आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मतलब अगर
समथिंग इन रिटर्न में क्या मतलब है कि अगर एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को कुछ दे रही है, चाहे वो मनी दे रही है, कुछ भी दे रही है, तो दूसरी पार्टी को भी उसके बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। या तो उसको मनी मिलनी चाहिए या फिर मनी की फॉर्म में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, इसलिए वर्ड लिया गया समथिंग इन रिटर्न, एक दूसरे को वहां पर मिलना चाहिए, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, तो इसको एक वर्ड और लिया जाता है, एक लैटिन लैंग्वेज और आपको हम कराएंगे साथ में। ठीक है, जो लोकल लैंग्वेज यहाँ पर आती है, जिसको इसी लैंग्वेज को समथिंग इन रिटर्न को क्या बोला जाता है, जो आपको याद करना है बच्चों, क्विड प्रो क्यो, क्विड प्रो क्यो। ठीक है, दैट्स द मीनिंग ऑफ समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, तो फर्स्ट में चेक करते हैं समथिंग रिटर्न में। मुझे बताओ, क्या रोहित की तरफ से कुछ मिल रहा था मोहित को? यस। लेकिन क्या मोहित की तरफ से कोई कंसिडरेशन गया था? आंसर इज नो। मोहित क्या दे रहा था? डिनर करके चला गया था। ठीक है, अब इसमें देखो ये नहीं कहेंगे कि उसको खुशी मिलेगी या कुछ ऐसा, तो फिर वो इसके अंदर नहीं आएगा। तो इसका मतलब इस केस में कंसिडरेशन नहीं था। मतलब दोनों तरफ से होगा तो मैं उसको कंसिडरेशन मानूंगा, अगर एक ही तरफ से है तो वो कंसिडरेशन नहीं है। अभी जनरल पॉइंट आपको लर्न करना है इसके अंदर। लेकिन अगर मैं इसमें सेकंड केस की बात करता हूं, तो सेकंड केस में देखो, सोनू को क्या मिलने वाला था? सोनू को यहां पर 5 लाख रुपए मिलने वाले थे, और मोनू को क्या मिलने वाला था? मोनू को कार मिलने वाली थी। तो इसका मतलब हाँ, दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे तो इसका मतलब यहाँ तो कंसिडरेशन है। पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंसिडरेशन भी आपको चेक करना है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस के साथ में, कि उसमें कंसिडरेशन है या नहीं है। कंसिडरेशन कैसे करेंगे? दोनों पार्टी की तरफ से कुछ ना कुछ इन रिटर्न होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब याद रखना बच्चों, जब समथिंग इन रिटर्न ही नहीं होगा, कंसिडरेशन ही नहीं होगा, तो वो प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं बन पाता वहां पे। ठीक है, तो फिर हम एग्रीमेंट वहां पर वर्ड नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे फोर्थ जो पॉइंट यहाँ पे देखा जाएगा, दैट इज क्या लीगल रिलेशन था या नहीं था। लीगल रिलेशन जो यहाँ पे चेक किया जाएगा बच्चों। और बच्चों लीगल रिलेशन जनरली डिपेंड करता है कि वो कंसिडरेशन है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें हमें जो फर्स्ट एग्जांपल देखता हूं उसमें कंसिडरेशन था नहीं। ठीक है, तो एग्रीमेंट तो था। यस, एग्रीमेंट तो इन दोनों को मिला के बनता है, कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को मिला के एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, जो इस तरह का एग्रीमेंट आप करते हो ना, तो ऐसे एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? आइदर डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट। ठीक है, अब एग्रीमेंट का मैंने नाम दे दिया यहाँ पे, इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होगा ना, तो या तो मैं उसको डोमेस्टिक बोलूंगा या मैं उसको सोशल बोलूंगा। लेकिन व्हाट इज मीनिंग लीगल रिलेशन? लीगल रिलेशन मतलब होता है कि क्या पार्टी स्टार्टिंग से सोच के चल रही थी कि अगर इसने ये पूरा नहीं किया, इसने एक्सेप्ट करने पूरा नहीं किया, तो मैं इसके अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर दूंगा। तो आंसर इज नो। तो वहां पे ऑब्वियसली चेक करेंगे कि वहां एनफोर्सिबिलिटी है या नहीं है, कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता नहीं किया जा सकता। तो याद रखना, डोमेस्टिक और जो सोशल होता है ना, उसकी लीगल एनफोर्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो सीज्ड एनफोर्सिबिलिटी, किसका मतलब उसको कोर्ट में केस फाइल नहीं हो सकता। सीज्ड एनफोर्सिबिलिटी, उसकी एनफोर्सिबिलिटी हम खत्म कर देंगे। ठीक है यहाँ पे, तो इसका मतलब इस केस में कोई भी लीगल रिलेशन नहीं है। ठीक है यहाँ पे, बट जहां पे आप इस तरह का एग्रीमेंट करते हो ना, कि जहां पे कंसिडरेशन भी है, दोनों पार्टी एग्री भी कर रही है, तो ऐसे एग्रीमेंट को जो यहाँ पे नाम दिया गया है, दैट इज द कमर्शियल एग्रीमेंट। तो ये भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कमर्शियल एग्रीमेंट। और कमर्शियल एग्रीमेंट में याद रखना, यहां पर लीगल रिलेशन एग्जिस्ट करता है। लीगल रिलेशन एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, तो ये चीज यहां बताई गई है कि क्या क्या चीज वहां पे एग्री करेगा, तो उसमें लीगल रिलेशन आपका यहां पे रहेगा। ठीक है, अब बच्चों अगर ये सारी चीजें पूरी नहीं हो पाती है, मतलब ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, लीगल रिलेशन, ये 4 चीजें पूरी नहीं होती, तो वो कभी भी याद रखना बच्चों, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि किस केस में चारों की चारों चीजें पूरी हुई हैं। ठीक है यहाँ बच्चों, तो देखो किस में है? सिर्फ सेकंड केस में भी है, वहां ऑफर भी था, एक्सेप्टेंस भी था, लीगल रिलेशन भी था, कंसिडरेशन भी था। तो याद रखना बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा? दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया, ये सिर्फ क्या बना? ये सिर्फ ओनली एंड ओनली एग्रीमेंट आपका बना, नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इसको मैं क्या बोल सकता हूं? यहां पर नीचे वाले को क्या बोलूंगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको
कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलूंगा, फर्स्ट वन वाले को सेकंड वाले को बोलेंगे। तो इस कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को ना प्रॉपर वे से डिफाइन किया गया है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2, हाँ जी कैसे रीड करें इसको, सेक्शन 2 क्लॉज एच, क्या बोलेंगे हम इसको, सेक्शन 2 क्लॉज एच, जिसमें इसका मीनिंग देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया, आपको बताना है कि हाँ वो सारी कंडीशन ये जो लिखी है मैंने, क्या ये सारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग लिया गया कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट enforceable, contract is an agreement enforceable by law is contract, is contract। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पे इसका मीनिंग प्रॉपर वे से बताया गया कि एग्रीमेंट होता क्या है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। क्लियर बच्चों, तो इसकी क्या डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज एच में कि एक एग्रीमेंट, तो वैसे सबसे पहले अपने क्या सीखा कि कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले उसका एग्रीमेंट बनना रिक्वायर्ड है। तो एन एग्रीमेंट, फिर जब उसको लॉ के अकॉर्डिंग एनफोर्स कर देंगे, मतलब उसके अंदर जब लीगल रिलेशन भी आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा आपका, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो आगे से कोई भी अगर आपसे पूछता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो उसमें आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, सेक्शन 2 क्लॉज एच आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और आपको एक बार समझ में आ गया होगा कि मैं उसको क्लोज एच क्यों बोल रहा हूँ, सब सेक्शन एच क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं उसको, क्योंकि सेक्शन 2 के साथ हमेशा क्लोज आता है। ये चीज इसके अंदर आपको याद रखनी है कि सेक्शन 2 के बाद आप क्लोज वर्ड वहां पे यूज करोगे आप। ठीक है जी, यहाँ पे तो दैट्स द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट क्या था ये। ठीक है बच्चों, चले आगे। क्या, हाँ जी, तो बच्चों आपने इससे जो इसमें दो वर्ड पढ़े, एक वर्ड अपने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे एग्रीमेंट आपने पढ़ा कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता था, कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें आ जाती थी आपकी। तो आपको ना मुझे एक चीज बतानी है यहाँ पे कि इन दोनों में से वाइडर क्या है। विच वन इज वाइडर। ठीक है बच्चों, तो इसमें तो याद रखना कौन सा वाइडर बताऊं, कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट। हाँ जी बच्चों बताओ, कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है या फिर एग्रीमेंट बड़ा है। तो इसमें बच्चों याद रखना आंसर इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट पक्का, अच्छा यही था, हाँ सर यही था, नहीं बच्चों नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा डेट इज द एग्रीमेंट। ये क्या हो गया, हम तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड सोच के चल रहे थे, एग्रीमेंट वर्ड कैसे हो गया। चलो अब बता दो बच्चों इसमें एग्रीमेंट बड़ा कैसे है। देखो बच्चों आपने दो तरह के एग्रीमेंट अभी पढ़े, मैंने इसमें दो एग्जाम्पल लिए और दोनों एग्जाम्पल में आपको याद होगा एग्रीमेंट वर्ड तो दोनों के साथ ही लगा हुआ था। ठीक है, लेकिन दो एग्रीमेंट में क्या क्या एग्रीमेंट थे, कुछ एग्रीमेंट ऐसे थे जिसमें लीगल रिलेशन एग्जिस्ट करता था, जिसमें प्रॉपर वे से लीगल रिलेशन था, और कुछ एग्रीमेंट ऐसे थे जिसमें लीगल रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता था। बच्चों जैसे लीगल रिलेशन जिसमें किसमें एग्जिस्ट नहीं करता था, जो आपके डोमेस्टिक या सोशल एग्रीमेंट थे। तो जो बच्चों जिसमें लीगल रिलेशन एग्जिस्ट करता था ना, सॉरी एग्जिस्ट नहीं करता था, तो उसको यहाँ पे क्या नाम दिया गया था, दैट इज योर एग्रीमेंट। मतलब वो पहले भी एग्रीमेंट था और अब भी क्या था, वो एग्रीमेंट ही था। बट जो लीगल रिलेशन जिसमें एग्जिस्ट करता था तो वो एग्रीमेंट से वर्ड बन चुका था, दैट इज योर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको पहले क्या बोल रहा था, एग्रीमेंट बोल रहा था, अब बस उसको वर्ड एग्रीमेंट से क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब ये दोनों नाम उसके हो गए, उसका एग्रीमेंट नाम भी हो गया, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। लेकिन जो सेकंड वन था इसका सिर्फ एग्रीमेंट नाम रहेगा, इसका आप कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नाम नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसका मतलब हर तरह के जो एग्रीमेंट होंगे, मैं हर किसी को क्या बोल सकता हूँ, एग्रीमेंट तो बोल सकता हूँ, लेकिन हर किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकता। तो नंबर में ज्यादा कौन सा हुआ, वाइडर कौन सा हुआ, तो उसमें याद रखना उसमें वाइडर आपका क्या रहेगा, एग्रीमेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, या उसको इस वे से जो आपने रीजनिंग अगर कभी सीखी हो, अगर मैं पूरा का पूरा सर्कल अगर एग्रीमेंट का ले रहा हूं तो एग्रीमेंट में कुछ हिस्सा ऐसे भी होगा जिसमें लीगल रिलेशन एग्जिस्ट करता है, तो वो किस में आएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में आएगा।
तो नाम से पता चल रहा है, देखो इसमें क्या पता चल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट का बनना जरूरी है, ठीक है यहाँ पे। तो इसका मतलब कि ये वाला पोर्शन कौन सा है जिसमें लीगल रिलेशन आता है, जिसमें लीगल रिलेशन आ रहा है, तो यही वाला पोर्शन हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन सा हुआ, एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एग्रीमेंट इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट को इंक्लूड करता है, बट कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट इंक्लूड एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी सारे के सारे एग्रीमेंट नहीं आएंगे। और ये बच्चों धीरे धीरे अभी सीखते रहोगे इसके अंदर कि कौन सा एग्रीमेंट रहेगा, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, वो धीरे धीरे आपकी क्लास में आता रहेगा। आज तो हम बेसिक कर रहे हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बच्चों आपका, ठीक है। तो बच्चों इसके अंदर याद रखना, एग्रीमेंट इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट इंक्लूड एग्रीमेंट। यही इसमें आपका प्रॉपर से बताया गया है, ठीक है बच्चों। चले अब आगे। अब बच्चों इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको और भी इसको डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा टेबल फॉर्मेट में ले लेते हैं जिससे आपको प्रॉपर वे से डेफिनेशन याद हो जाएगी। तो बच्चों जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आपको बताई, ये किसमें बताई है, सेक्शन 2 क्लॉज एच मैंने आपको बताई, जिसमें मैंने क्या लिखा कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। ये बताया मैंने बच्चों आपको भी कि एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, कि एक एग्रीमेंट को बोलते हैं जो लॉ के अकॉर्डिंग एनफोर्स किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो अगर घूम फिर के हम वही जो भी हमने एग्जाम्पल किया ना बच्चों वहीं तक आ जाएगा। तो देखो इस बुक को डेफिनेशन को बच्चों मैं 3 पोर्शन डिवाइड कर देता हूँ, या चलो 2 पोर्शन लेते हैं, 3 में फिर इसके बाद बना लेंगे। तो बच्चों मैं इसको 2 पोर्शन डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये दो चीजों से क्या क्या मिलकर बना है, फर्स्ट वन एग्रीमेंट, सेकेंड वन एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है यहाँ पे। तो दो चीजें मिलकर बना है, दैट इज फर्स्ट वन द एग्रीमेंट, सेकंड वन इज द एनफोर्सेबल बाय द लॉ, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों इसमें ये जो एग्रीमेंट वर्ड है इसको भी डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लोज ई में, सेक्शन 2 क्लोज ई में। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, तो पहले नोट्स में दिखाता हूँ आपको, नोट्स में क्या लिखा गया है। दिस इज योर नोट्स, मैं आपको दे दूंगा ये कॉपी आपको। तो देखो इसमें एग्रीमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, क्या दी गई है, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। चलो लिखते हैं इसको कि यहाँ पे इन्होंने क्या बताया यहाँ पर, एवरी प्रोमिस or set of promises forming consideration for each other called agreement। तो ये इन्होंने एक एग्रीमेंट का मीनिंग यहाँ पर बता दिया। अब बच्चे आप सोच रहे होंगे इसमें कि सर इसमें तो एग्रीमेंट आ गया, आप तो मना कर रहे थे, ठीक है, तो अब तो इसमें एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो क्या होगा। तो बच्चों ये कंसीडरेशन वर्ड जरूर लिया है, लेकिन सामने क्या बोल रहा है, कोई प्रॉमिस करने के लिए जो कंसीडरेशन रखा जा रहा है, ठीक है। अब वो क्या है क्या नहीं है तो वो तो आगे बताया गया है, बट इसको अगर प्रैक्टिकली यूज लेते हैं तो प्रैक्टिकली जो एग्रीमेंट लिया जाता है ना तो वो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस आपको ले जाता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जरूर कंसीडरेशन उसमें आ जाता है, ठीक है। तो इसको भी मैं 2 पोर्शन डिवाइड कर देता हूँ जो 2 चीजों से मिलकर दिखा रहा है। तो कौन कौन सी चीज दिखा रहा है वो, एक तो दिखा रहा है ये प्रॉमिस, प्रॉमिस वर्ड शो कर रहा है, ठीक है यहाँ पे। और जो सेकंड वर्ड यहाँ पे शो कर रहा है दैट इज, ठीक है, फर्स्ट वन तो प्रॉमिस वर्ड शो कर रहा है एंड प्लस जो मिलके बना है दैट इज द कंसीडरेशन, कंसीडरेशन। अब जो कंसीडरेशन है ना बच्चों, इसका मैंने मीनिंग क्या बताया आपको, कंसीडरेशन क्या होता है, दैट इज समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, जिसको हमने लैटिन लैंग्वेज वर्ड कहा था, याद है ना क्या, क्विड प्रो क्यो, क्विड प्रो क्यो, क्लियर बच्चों, ठीक है। अब प्रॉमिस की बात करते हैं, प्रॉमिस क्या होता है, तो प्रॉमिस में क्या होता है,
ए प्रपोजल, प्रपोजल हाँ ऑब्वियस है, इसको आप ऑफर ही बोल सकते हो। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, जब एक प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाता था तो वो क्या बन जाता था, बिकम प्रॉमिस। ठीक है, यहाँ पे जब हम प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। व्हेन प्रपोजल एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस, व्हेन प्रपोजल एक्सेप्टेड, व्हेन ऑफर एक्सेप्टेड, नाउ ऑफर एक्सेप्टेड, तो क्या वर्ड आ गया, तो यहां से भी प्रॉमिस जो वर्ड है वो दो चीजों से मिलकर बना, वो क्या क्या है, ऑफर और प्लस एक्सेप्टेंस। देखो आगे ना वहीं पे स्टोरी पूरी, जो मैंने डेफिनेशन आपकी की थी अभी करवाई थी, तो ये 4 थिंग मैंने यहाँ पे ली थी आपकी, कौन कौन सी ली थी, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, लिक्विड रिलेशन। यहाँ भी चेक करो आपको क्या क्या आ गया, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, ठीक है। और फोर्थ वन क्या लिया यहाँ पे, डेट द एनफोर्सेबल बाय लॉ, का मतलब ही क्या हो गया यहाँ पे, डेट इज योर लीगल रिलेशन, कि लीगल रिलेशन है या नहीं है। ठीक है बच्चों, और ये जो यहाँ पे लीगल रिलेशन बताएगा ना, और ये किस चीज पे डिपेंड करेगा बच्चों, लीगल रिलेशन एग्रीमेंट किस चीज का आपका कर रहे हो। अगर वो एग्रीमेंट आप सोशल एग्रीमेंट कर रहे हो या फिर डोमेस्टिक एग्रीमेंट कर रहे हो, तो इसमें क्या लिखेंगे, देयर इज द नो लीगल रिलेशन। ठीक है बच्चों, और जो सेकंड यहां पे आएगा दैट इज कमर्शियल। तो कमर्शियल में याद रखना कि इसमें लीगल रिलेशन इन जनरल एग्जिस्ट करता है। ठीक है बच्चों, बाकी ये टॉपिक आपका आगे और भी डिटेल में आपका आएगा बच्चों। तो ये था आपका कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग, कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, वो किस किस चीज से आपका बना है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, इसमें अगर मैं आपके चैप्टर नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिगार्डिंग अगर बात करता हूं, तो इसमें आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें आपकी आएंगी। क्या अभी बच्चों आपने फर्स्ट जो चैप्टर आपको आता है ना, वो बेसिक आता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स का होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए थी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ऑफर चाहिए था, एक्सेप्टेंस चाहिए था, कंसीडरेशन चाहिए था, लीगल रिलेशन चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे फॉलो करनी पड़ती थी, ऑफर भी चाहिए, एक्सेप्टेंस भी चाहिए। अब देखो आपके बच्चों इसमें चैप्टर कैसे आएंगे, चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको बता दिया कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक आपका आएगा। अब चैप्टर नंबर 2 ना, जो आपके एलिमेंट थे वही स्टार्ट हो जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 2 आपको पता क्या आएगा, ऑफर। चैप्टर नंबर 3 क्या आएगा, एक्सेप्टेंस। चैप्टर नंबर 4 क्या आएगा, कंसीडरेशन। फॉलो पॉइंट बच्चों, तो इस तरीके से आपके चैप्टर हम बन जाएंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में साथ में ये भी बताऊंगा, ये तो हमने खाली भी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है, और कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने सिर्फ 4 एलिमेंट यहाँ पर पढ़े हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन और लीगल रिलेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि इन 4 के अलावा कंपनी में और कौन कौन से एलिमेंट और चाहिए। ठीक है यहाँ पे, तो अभी बताऊंगा मैं आपको ये कि इन 4 के अलावा भी चाहिए, अगर वो भी नहीं होंगे तो इसका मतलब फिर वो कॉन्ट्रैक्ट फिर नहीं बन पाएगा। बेसिक एलिमेंट तो यही 4 होते हैं, बट इसके अलावा एडिशनल एलिमेंट भी होंगे कि जिसके बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट आपको ऐसे दिखेंगे जिसमें ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसीडरेशन भी है, लीगल रिलेशन भी है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो वो उस चीज को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी अब आपको इसका बेसिक करना है, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से ही आपके में साथ में जो आपको मैं नोट्स दूंगा इसके, उस नोट्स में से हम रीड करना स्टार्ट करेंगे। अभी आज वाली फर्स्ट क्लास में आपको इसमें बेसिक करना है और कुछ नहीं करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये सारा टॉपिक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सिर्फ आज हमने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन हमने किया है और लॉ का बेसिक किया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कैसे रीड किया जाएगा वो सब हमने आज वाली क्लास में डिस्कस कर लिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको फर्स्ट क्लास इतना ही करके आना है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे, इसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, बाय बाय।